हेलो एवरीवन। डेली करंट अफेयर सीरीज में आज हम लोग देखेंगे 1 से 3 अगस्त 2024 के करंट अफेयर्स। तो आते हैं आज के पहले करंट अफेयर पे। जलवायु वित्त वर्गीकरण क्लाइमेट फाइनेंस टैक्सोनॉमी का मुख्य उद्देश्य क्या है। यहाँ पे मैं ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, सीधे आंसर बताते हुए चलूँगा। तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा जलवायु अनुकूलन और शमन एडेप्टेशन एंड मिटिगेशन के लिए पूंजी को बढ़ावा देना। जलवायु वित्त वर्गीकरण क्लाइमेट फाइनेंस टैक्सोनॉमी का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा जलवायु अनुकूलन और शमन एडेप्टेशन एंड मिटिगेशन के लिए पूंजी को बढ़ावा देना। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जो आपका क्लाइमेट फाइनेंस टैक्सोनॉमी है ये आपका न्यूज़ में क्यों है। तो हाल ही में जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण जी, इन्होंने यूनियन बजट फॉर 2024-25 प्रेजेंट किया और इसमें इन्होंने अनाउंस किया कि सरकार डेवलप करेगी क्लाइमेट फाइनेंस टैक्सोनॉमी को। और क्यों करेगी, टू इन्हेंस द अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल फॉर क्लाइमेट एडेप्टेशन एंड मिटिगेशन। और ये हेल्प कैसे करेगा, टू अचीव इट्स क्लाइमेट कमिटमेंट्स एंड ग्रीन ट्रांजिशन। जो टैक्सोनॉमीज आपका वर्ड है ये आपका फ्रिक्वेंटली यूज होता है टू सेट स्टैंडर्ड्स फॉर क्लासिफाइंग क्लाइमेट रिलेटेड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। एग्जाम्पल आपका ग्रीन बॉन्ड हुआ। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। जो आपका वर्तमान में ग्रीन फाइनेंस फ्लो है भारत में, ये जितना नीड है भारत को उससे काफ़ी कम है। करेंटली ग्रीन फाइनेंस फ्लो इन इंडिया आर फॉलोइंग फार शॉर्ट ऑफ द कंट्रीज करेंट नीड्स। कितना है, दे ओनली अकाउंट फॉर अराउंड 3% ऑफ टोटल FDI इनफ्लो टू इंडिया। और इस रिपोर्ट को दिया किसने है, अकॉर्डिंग टू द लैंडस्केप ऑफ ग्रीन फाइनेंस इन इंडिया 2022 रिपोर्ट। अगले पॉइंट पे आते हैं। व्हाट इज़ द पोटेंशियल फॉर ग्रीन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। भारत में जो पोटेंशियल है ग्रीन इन्वेस्टमेंट के लिए वो क्या है। इंडिया हैज ए क्लाइमेट स्मार्ट इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल ऑफ 3.1 ट्रिलियन USD। कब से कब तक, 2018 से 2030 तक। जो भारत का जो क्लाइमेट स्मार्ट इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल है 2018 से 2030 तक कितना है, 3.1 ट्रिलियन USD। ये आपको याद रखना है। और इस रिपोर्ट को दिया किसने है, अकॉर्डिंग टू ए रिपोर्ट बाय द इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। द लार्जेस्ट स्पेस फॉर इन्वेस्टमेंट इज इन द इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट। तो जो लार्जेस्ट स्पेस है इन्वेस्टमेंट के लिए वो कौन से सेगमेंट में है, इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट। कितना है, 667 मिलियन USD। और भारत का एम क्या है, इंडिया एम्स टू इलेक्ट्रीफाई ऑल ऑफ इट्स न्यू व्हीकल बाय 2030। तो जो भारत का एम है कि भारत में जितने भी नए व्हीकल होंगे इलेक्ट्रीफाई होंगे, कब तक का टारगेट है, 2030 तक का। इसके अलावा जो भारत का रिन्यूएबल एनर्जी है, इंडियाज़ रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर also continues to be a good investment avenue at 403.7 billion USD। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको याद रखना है। अच्छा, और कौन कौन से ऐसे देश है जिनके पास क्या है, क्लाइमेट फाइनेंस टैक्सोनॉमी है या जिन्होंने फाइनलाइज कर दिया है। मैनी कंट्रीज हैव ईदर स्टार्टेड टू वर्क ऑन देयर टैक्सोनॉमी या फाइनलाइज्ड वन। जैसे आपका साउथ अफ्रीका हो गया, कोलंबिया हो गया, साउथ कोरिया हो गया, थाईलैंड हो गया, सिंगापुर हो गया, कनाडा हो गया, मैक्सिको हो गया, ठीक है। और सम ऑफ द कंट्रीज विच हैव डेवलप्ड टैक्सोनॉमीज। इसके अलावा द यूरोपियन यूनियन हैज़ डन दिस एज वेल। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन ये कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। भारत का एम क्या है, टू अचीव नेट जीरो इकोनॉमी। कब तक का एम है, 2070 तक का है। इसके अलावा जो एमिशन इंटेंसिटी है GDP का, उसको लाना है 45% तक 2030 तक और 2005 लेवल से। ये भी आपको याद रखना है, फ्रॉम द 2005 लेवल। इसके अलावा इंडिया हैज़ कमिटेड टू अचीव अबाउट 50% क्यूमुलेटिव इलेक्ट्रिक पावर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। किससे, नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी से। कब तक ये करना है, 50% क्यूमुलेटिव इलेक्ट्रिक पावर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी आपको जनरेट करना है। भारत का एम है जनरेट करना, किससे, नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी रिसोर्सेज से। कब तक करना है, कब तक का टारगेट है, 2030 तक का। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 जुलाई को। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। ये आपका फर्स्ट एस्टेब्लिश्ड इन, पहली बार कब एस्टेब्लिश हुआ था? तो 2010 में। कहाँ पे? सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट में। तो ये आपको याद रखना है, फर्स्ट एस्टेब्लिश्ड इन 2010 एट द सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं कि भारत में टाइगर की जनसंख्या कितनी है। तो जो आपका फिफ्थ साइकिल आया था ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन 2022, इसके अकॉर्डिंग भारत में मिनिमम टाइगर कितने थे? 3167। बाद में कैमरा और नॉन कैमरा ट्रैप दोनों हुआ। इसके अकॉर्डिंग जो नंबर ऑफ टाइगर है इंडिया में कितना है? 3682 और एवरेज है। और जो ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन होता है ये हर एक 4 साल पे होता है, ठीक है। तो भारत में 2023 में टाइगर्स की जनसंख्या कितनी है, पॉपुलेशन कितना है? 3682 और ये आपका एवरेज है, ठीक है। इसके अलावा इंडिया नाउ होम टू मोर देन 70% ऑफ द वर्ल्ड्स वाइल्ड टाइगर पॉपुलेशन। और टोटल नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व कितना है इंडिया में? देखो PIB में 54 दिया हुआ है, लेकिन जब आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे ना, NTCA के ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो वहाँ पे 55 है, ठीक है। और इसके अलावा 23 टाइगर रिजर्व ऐसे हैं, 23 टाइगर रिजर्व्स ऑफ इंडिया हैव रिसीव्ड CATS एक्रेडिटेशन। अच्छा, ये CATS क्या होता है हम लोग आगे देखेंगे। और जो 23 टाइगर रिजर्व है, हालांकि याद नहीं रखना है, बस नंबर याद रखना है कि 23 टाइगर रिजर्व्स ऑफ इंडिया हैव रिसीव्ड CATS एक्रेडिटेशन। और टोटल नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व कितना है? हालांकि PIB में दिया हुआ था 54, लेकिन NTCA के वेबसाइट पे जब आप जाओगे, यहाँ पे लिंक है, तो वहाँ पे 55 है। और 55वां कौन सा है? धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व। इसके अलावा जो टाइगर है ये आपका कौन से रेड डाटा बुक में है, कौन से लिस्ट में है? IUCN के कौन से लिस्ट में है? तो इंडेंजर्ड में है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था? 1 अप्रैल 1973। कहाँ लॉन्च हुआ था? एट द कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। इसके अलावा जो CATS है, इसका मतलब क्या हुआ? कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स, ये भी आपको याद रखना है। और जो 23 टाइगर रिजर्व है जो अप्रूव है CATS एक्रेडिटेशन, वो कौन से है? मानस, काजीरंगा, ओरांग, सतपुरा, पेंच, ठीक है। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। नेक्स्ट आते हैं, पिछले साल आपका 50 साल पूरा हुआ था प्रोजेक्ट टाइगर का, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया था इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, ठीक है। IBCA शॉर्ट में बोलते हैं। कौन से ईयर में? 2023 में किया था इन्होंने, फॉर द कंजर्वेशन ऑफ 7 बिग कैट्स। और 7 बिग कैट्स में कौन कौन से आते हैं? टाइगर हुआ, लायन हुआ, लियोपार्ड, स्नो लियोपार्ड, चीता, जगुआर और पूमा। तो ये नेम आपको याद रखना है, ठीक है। ये जो नेम है ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। वर्ल्ड लीडर समिट 2024 किस देश की संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में हुआ? तो UK। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में समाचारों में उल्लेखित ग्रीनियम क्या है? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। हरित बॉन्ड के लिए कूपन भुगतान पर जारीकर्ताओं की बचत को संदर्भित करता है। हाल ही में समाचारों में उल्लेखित ग्रीनियम क्या है? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। हरित बॉन्ड के लिए कूपन भुगतान पर जारीकर्ताओं की बचत को संदर्भित करता है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा कि केंद्र अपने सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी करने के लिए बोलियों को बीट को अस्वीकार मतलब रिजेक्ट करने के लिए तैयार है अगर उन पर दी जाने वाली ग्रीनियम उम्मीद से कम हो जाती है। हालांकि इसका लक्ष्य इस वित्तीय वर्ष में इस उपकरण के माध्यम से 20,000 करोड़ रुपए तक जुटाने का है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। IPEF के तहत आपूर्ति श्रृंखला परिषद, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सप्लाई चेन काउंसिल। सप्लाई चेन काउंसिल के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा भारत। IPEF के तहत आपूर्ति श्रृंखला परिषद सप्लाई चेन काउंसिल के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। IPEF क्या है?
IPEF का मतलब हुआ इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, और ये आपका लॉन्च कब हुआ था? 23 मई 2022 को। कहाँ पे? टोक्यो, जापान में। IPEF इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क कब लॉन्च हुआ था? 23 मई 2022। कहाँ पे? टोक्यो, जापान में। इसमें 14 देश है: ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, फिजी, इंडिया, इंडोनेशिया, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम और USA। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो आपका फ्रेमवर्क है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, इसमें 4 पिलर है रिलेटिंग टू ट्रेड। तो पिलर 1 में क्या है ये याद रखना, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। पिलर 1 में है सप्लाई चेन रेजिलियंस। पिलर 2 में क्या है? क्लीन इकोनॉमी है। पिलर 3 में क्या है? फेयर इकोनॉमी है। ठीक है, पिलर 1 ट्रेड से है। ठीक है, पिलर 1 जो है ट्रेड से है। पिलर 2 जो है सप्लाई चेन रेजिलियंस से है। पिलर 3 जो है क्लीन इकोनॉमी से है। और पिलर 4 जो आपका है वह फेयर इकोनॉमी से है। ठीक है, पिलर 1 ट्रेड से है, पिलर 2 सप्लाई चेन रेजिलियंस, पिलर 3 क्लीन इकोनॉमी से है और पिलर 4 फेयर इकोनॉमी से है। तो पिलर आपको याद रखना है। ठीक है, पिलर 1 आपका ट्रेड, पिलर 2 सप्लाई चेन रेजिलियंस, पिलर 3 क्लीन इकोनॉमी और पिलर 4 क्या है? फेयर इकोनॉमी। और भारत ने ज्वाइन किया है पिलर 2 to 4 ऑफ IPEF। इसका मतलब क्या हुआ? भारत ने कौन कौन सा पिलर ज्वाइन किया है? पिलर 2 से पिलर 4, मतलब सप्लाई चेन रेजिलियंस, क्लीन इकोनॉमी एंड फेयर इकोनॉमी। इंडिया had joined pillars 2 to 4 of IPEF while it has maintained an observer status in pillar 1। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान के सम्मान में किस देश के ग्रेविन संग्रहालय ने उनकी तस्वीर वाले व्यक्तिगत सोने के सिक्कों का ऑर्डर दिया है? सिंपली आपसे पूछ रहा है कि जो ग्रेविन संग्रहालय है किस देश में है? तो फ्रांस में है। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और फ्रांस में कहाँ? पेरिस में है। ठीक है, ये जो आपका ग्रेविन म्यूजियम है ये आपका पेरिस में है, यानी कौन से देश में? फ्रांस में। बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान के सम्मान में किस देश के ग्रेविन संग्रहालय ने उनकी तस्वीर वाले व्यक्तिगत सोने के सिक्कों का ऑर्डर दिया है? तो फ्रांस। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में शोधकर्ताओं ने भारत के किस क्षेत्र में मैग्नेटोफोसिल्स देखा है? तो लद्दाख में। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। हाल ही में शोधकर्ताओं ने भारत के किस क्षेत्र में मैग्नेटोफोसिल्स देखा है? तो लद्दाख में। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अच्छा, मैग्नेटोफोसिल्स क्या होता है? मैग्नेटोफोसिल्स फीचर फॉसिल रिमेन्स ऑफ मैग्नेटिक पार्टिकल प्रोड्यूस्ड बाय मैग्नेटोटैक्टिक बैक्टीरिया। ये भी आपको याद रखना है। हैव बीन स्पॉटेड इन रॉक वेर्निस लेयर्स इन लद्दाख। तो मैग्नेटोफोसिल्स क्या है? मैग्नेटोफोसिल्स फीचर फॉसिल रिमेन्स ऑफ मैग्नेटिक पार्टिकल प्रोड्यूस्ड बाय मैग्नेटोटैक्टिक बैक्टीरिया। तो ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। AP-STAR 6A उपग्रह जो हाल ही में समाचारों में देखा गया किस देश द्वारा विकसित किया गया था? यहाँ पे AP का मतलब हुआ एशिया पैसिफिक। ठीक है, तो इसे कौन से देश ने डेवलप किया? चीन ने। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जो AP-STAR 6E है ये आपका कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, इंडिया का है। इसे कौन से रॉकेट से लॉन्च किया गया था? लॉन्ग मार्च 2C कैरियर रॉकेट से। कब किया गया था? चीन ने किया है 23 जनवरी 2023 को। और यह चीन का पहला ऑल इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। तो ये आपको याद रखना है। जो आपका AP-STAR 6E है यह चीन का पहला ऑल इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन कम्युनिकेशन सैटेलाइट है एंड इट इज इक्विप्ड विथ 25 KU बैंड यूजर बीम्स एंड 3 KA बैंड गेटवे बीम्स विथ ए कम्युनिकेशन कैपेसिटी ऑफ अप्रॉक्स 30 गीगाबाइट पर सेकेंड। और इसका लाइफ स्पैन कितने का है? 15 साल का है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे करंट अफेयर में कुछ भी पूछ सकता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट 2024 भाषण में BSR बनाने की योजना की घोषणा की। BSR का मतलब क्या है? तो BSR का मतलब क्या हुआ? भारत स्मॉल रिएक्टर्स। कौन से ऑप्शन में है?
तो ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट 2024 भाषण में BSR बनाने की योजना की घोषणा की। BSR का मतलब क्या हुआ? भारत स्मॉल रिएक्टर्स। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। बेसिकली क्या है, जैसे आपका ट्रेडिशनल लार्ज न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है तो उसे स्मॉल होगा, ठीक है, काफ़ी कॉम्पैक्ट होगा। और जो BSR है ये कौन से टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होगा? तो 220 मेगावाट प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर टेक्नोलॉजी पे, ठीक है। और इसे डेवलपमेंट के और इसे डेवलप किया जाएगा और डिप्लॉयमेंट किया जाएगा इसका पार्टनर विथ प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। तो प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर इसे डेवलप किया जाएगा और डिप्लॉय किया जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, और ये बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इस्पात मंत्रालय ने उन्नत इस्पात आयात निगरानी प्रणाली के लिए SIMS सिम्स 2.0 लॉन्च किया। SIMS का मतलब क्या है? तो गिवन ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका? SIMS का मतलब हुआ स्टील इंपोर्टिंग मॉनिटरिंग सिस्टम। कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, ठीक है। या आपसे एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकता है कि किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है सिम्स 2.0, तो इस्पात मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील ने। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो ये क्या करेगा? टू प्रोवाइड एडवांस इंफॉर्मेशन अबाउट स्टील इंपोर्ट, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी रैमसेस परियोजना पर एक साथ काम करने जा रही है, जो क्षुद्र ग्रह एस्ट्रॉयड एपोफिस पर ध्यान केंद्रित करेगी, जो 2029 में पृथ्वी के करीब से गुजरने वाला है? तो ESA के साथ यूरोपियन स्पेस एजेंसी का प्रोजेक्ट है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। इसरो और कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी रैमसेस परियोजना पर एक साथ काम करने जा रही है, जो एस्ट्रॉयड एपोफिस पर ध्यान केंद्रित करेगी? एपोफिस क्या है? एक क्षुद्र ग्रह है जो 2029 में पृथ्वी के करीब से गुजरने वाला है। तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी के साथ ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और यहाँ पे आपको एक और पॉइंट याद रखना है कि रैमसेस का मतलब क्या हुआ? रैपिड एपोफिस मिशन फॉर सिक्योरिटी एंड सेफ्टी। ये भी आपको याद रखना है, इसका फुल फॉर्म आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में भारत और किस देश ने 26 जुलाई 2024 को सांस्कृतिक संपत्ति पर पहली बार समझौते पर हस्ताक्षर किए? इसे बोलते हैं कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट। तो भारत और USA ने किया है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और CPA जो कि कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? CPA का उद्देश्य सांस्कृतिक संपत्ति की अवैध तस्करी को रोकना और पुरातात्विक वस्तुओं को उनके मूल स्थान पर पुनः प्राप्त करना है। तो इसका ऑब्जेक्टिव भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। हाल ही में भारत और किस देश ने 26 जुलाई 2024 को सांस्कृतिक संपत्ति पर पहली बार समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो भारत और USA ने। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और जो आपका कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? CPA का उद्देश्य सांस्कृतिक संपत्ति की अवैध तस्करी को रोकना और पुरातात्विक वस्तुओं को उनके मूल स्थान पर पुनः प्राप्त करना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस संगठन को शमन और अनुकूलन परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए ग्रीन क्लाइमेट फंड फॉर फाइनेंसिंग मिटिगेशन एंड एडेप्टेशन प्रोजेक्ट से 215.6 मिलियन डॉलर की फंडिंग की मंजूरी मिली है? तो सिडबी को। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। जो आपका ग्रीन क्लाइमेट फंड है GCF, यह दुनिया का सबसे बड़ा समर्पित जलवायु कोष 2010 में COP16 में स्थापित किया गया था और UNFCCC के तहत संचालित होता है। तो आपको याद क्या रखना है? सबसे पहले हाल ही में किस संगठन को शमन और अनुकूलन परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए ग्रीन क्लाइमेट फंड फॉर फाइनेंसिंग मिटिगेशन एंड एडेप्टेशन प्रोजेक्ट से 215.6 मिलियन डॉलर की फंडिंग की मंजूरी मिली है? तो CDB ऑप्शन भी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। इसके अलावा जो ग्रीन क्लाइमेट फंड है, यह दुनिया का सबसे बड़ा समर्पित जलवायु कोष 2010 में COP16 में स्थापित किया गया था और किसके तहत संचालित होता है? UNFCCC के तहत। और UNFCCC का मतलब क्या हुआ? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो ये आपको याद रखना है, पूछता है आपसे एग्जाम में इसका फुल फॉर्म। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस देश ने
अपना पहला जलवायु परिवर्तन अधिनियम पारित किया है, एक व्यापक कानून जो बड़े ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जकों के लिए सीमा निर्धारित करेगा। तो किसने किया है? साउथ अफ्रीका ने। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। हाल ही में किस देश ने अपना पहला जलवायु परिवर्तन अधिनियम पारित किया है, जो कि एक व्यापक कानून है जो बड़े ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जकों के लिए सीमा निर्धारित करेगा? तो साउथ अफ्रीका ने किया है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में सामाजिक अधिकारिता शिविर का उद्घाटन किया? गिवन ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होगा? थोड़ा पुराना न्यूज है, जुलाई का है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, बदायूं। हाल ही में केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री कौन है? BL वर्मा। इन्होंने उत्तर प्रदेश के किस जिले में सामाजिक अधिकारिता शिविर का उद्घाटन किया? तो बदायूं में। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में क्लासिक एंड क्वांटम कम्युनिकेशन फॉर 6G पर उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, चेन्नई में। और चेन्नई में कहाँ? एट द IIT मद्रास रिसर्च पार्क। तो ये भी आपको याद रखना है। हाल ही में क्लासिकल एंड क्वांटम कम्युनिकेशन फॉर 6G पर उत्कृष्टता केंद्र सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन कहाँ किया गया? चेन्नई में। चेन्नई में कहाँ? एट द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास रिसर्च पार्क। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। उस तूफान का क्या नाम है जिसने हाल ही में ताइवान, फिलीपींस और दक्षिण पूर्वी चीन के कुछ हिस्सों में तबाही मचाई है? तो क्या नाम है? टाइफून गैमी। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। उस तूफान का क्या नाम है जिसने हाल ही में ताइवान, फिलीपींस और दक्षिण पूर्वी चीन के कुछ हिस्सों में तबाही मचाई है? तो टाइफून गैमी। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जो टाइफून गैमी है, जिसे फिलीपींस में सुपर टाइफून कैरिना के नाम से जाना जाता है, ये किस टाइप का साइक्लोन है? तो ये आपका है सक्रिय उष्णकटिबंधीय चक्रवात। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एक्टिव ट्रॉपिकल साइक्लोन है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में राज्य के स्वामित्व वाली कोल इंडिया लिमिटेड ने अपनी पहली प्रमुख खनिज संपत्ति ग्रेफाइट ब्लॉक किस राज्य में हासिल की है? तो मध्य प्रदेश में। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। हाल ही में राज्य के स्वामित्व वाली कोल इंडिया लिमिटेड ने अपनी पहली प्रमुख खनिज संपत्ति ग्रेफाइट ब्लॉक किस राज्य में हासिल की है? तो मध्य प्रदेश में। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। राज्य संचालित कोयला दिग्गज कोल इंडिया ने मध्य प्रदेश में एक महत्वपूर्ण खनिज संपत्ति ग्रेफाइट ब्लॉक सुरक्षित कर लिया है और यह कंपनी का पहला गैर कोयला खनिज खनन उद्यम होगा। और जो ग्रेफाइट है आपका अपेक्षाकृत कम लागत और ऊर्जा घनत्व के कारण ग्रेफाइट की लिथियम आयन बैटरी निर्माण में एनोड सामग्री के रूप में उपयोगिता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम NICDP के तहत कितने औद्योगिक पार्क स्वीकृत किए गए हैं? जो हाल ही में बजट आया हुआ था 2024-25, इसके अनुसार राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के तहत कितने औद्योगिक पार्क स्वीकृत किए गए हैं? तो 12। कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 12। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। और हाँ, चैनल को सपोर्ट जरूर करें, वीडियो को शेयर करें। और PDF के लिए फ्री PDF है, आपको प्रत्येक IQ करंट अफेयर पे मिल जाएगा। मैं लिंक कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। और आज के आखिरी करंट अफेयर पे आते हैं। हाल ही में किस देश ने 2024-25 के लिए एशियाई आपदा तैयारी केंद्र की अध्यक्षता संभाली है? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, भारत ने। हाल ही में किस देश ने 2024-25 के लिए एशियाई आपदा तैयारी केंद्र की अध्यक्षता संभाली है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, भारत। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारत ने अध्यक्षता संभाली है 2024-25 के लिए और इन्होंने चाइना से लिया। इंडिया हैज़ टेकन ओवर द चेयर ऑफ एशियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर, शॉर्ट में इसे बोलते हैं ADPC, फ्रॉम पीपुल रिपब्लिक ऑफ चाइना। कौन सी ईयर के लिए? 2024-25 के लिए, बैंकॉक में। ठीक है, इसके अलावा क्या आपको याद रखना है? ADPC क्या है?
जो आपका एशियन डिजास्टर प्रिपेयरनेस सेंटर है, ये क्या है, ऑटोनोमस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। किसके लिए? फॉर कोऑपरेशन इन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड बिल्डिंग क्लाइमेट रेजिलियंस इन एशिया एंड द पैसिफिक रीजन। ठीक है, और इसमें कौन कौन से फाउंडिंग मेंबर है? भारत, इंडिया एंड 8 नेबरिंग कंट्रीज, बांग्लादेश, कंबोडिया, चीन, नेपाल, पाकिस्तान, फिलीपींस, श्रीलंका और थाईलैंड क्या है, फाउंडिंग मेंबर है एडीपीसी के, मतलब एशियन डिजास्टर प्रिपेयरनेस सेंटर के। इसके अलावा इंडिया हैज आल्सो चेयर द 5th बोर्ड ऑफ ट्रस्टी मीटिंग ऑफ एडीपीसी, जो कि 25 जुलाई 2024 को हुआ था बैंकॉक में। इंडिया आल्सो चेयर द 5th बोर्ड ऑफ ट्रस्टी मीटिंग ऑफ एडीपीसी। इसका मतलब क्या हुआ? एशियन डिजास्टर प्रिपेयरनेस सेंटर। कब हुआ था? 25 जुलाई 2024। और ये हुआ कहाँ पे था? बैंकॉक में। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ करंट अफेयर का ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको जनवरी से लेके जुलाई 2024 तक का करंट अफेयर का कंपाइलेशन मिल जाएगा और आप वहाँ पे करंट अफेयर का क्विज लगा सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।